हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान की तरफ हैं और अफगानिस्तान की आवाम टकटकी लगाकर पूरी दुनिया की तरफ देख रही है, मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्क पहले अपने लोगों को वहां से निकालना चाहते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इतनी तेजी से और इतनी आसानी से काबुल तक पहुंच जाएगा, इसलिए सबकी प्लानिंग में देर हुई। और आज इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाया अमेरिका के स्टैंड ने। जो मुल्क 20 साल से अफगानिस्तान को चला रहा था, जिसने अफगानिस्तान की जनता को सेफ्टी और सिक्योरिटी का भरोसा दिलाया था, उस अमेरिका ने अब साफ साफ कह दिया कि अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण के लिए या वहां के लोगों को बचाने के लिए या फिर वहां जमहूरियत लागू करने के लिए नहीं गई थी। अमेरिका ने कहा कि उसने अपने सैनिक आतंकवाद के मददगारों को सजा देने के लिए भेजे थे, वो काम पूरा हो गया। अब अफगानिस्तान के लोग खुद अपनी मदद करें, खुद अपनी लड़ाई लड़ें। सवाल यह है, ऐसे में अफगानियों की मदद कौन करेगा? अफगानिस्तान के जो लोग अमेरिका की मदद कर रहे थे, उनका क्या होगा? उन्हें कौन बचाएगा? और सबसे बड़ी बात यह कि अफगानिस्तान में जो लोग 20 साल से अमन चैन से रह रहे थे, अब उनके घर उजड़ रहे हैं, वहां मां बेटियां महफूज नहीं हैं। वो क्या करें, कहां जाएं, किससे मदद मांगे? जो लोग अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब रहे, उन्हें इस बात की फिक्र है कि अफगानिस्तान में रहने वाली औरतों का क्या होगा, तालिबान से उन्हें कौन बचाएगा? हालांकि तालिबान आज कह रहा था कि डरो मत, हम बदल गए हैं। लेकिन क्या वाकई में तालिबान बदल गया है, या फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का उसका यह कोई नया पैंतरा है? आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की बात में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं काबुल एयरपोर्ट की आज की तस्वीर। कल मैंने आपको काबुल एयरपोर्ट की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें दिखाई थी। खौफ और डर का माहौल था। अब सबसे पहले देखते हैं 24 घंटे में उसी काबुल एयरपोर्ट क्या हुआ, काबुल एयरपोर्ट कितना बदला। अब काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज का पूरा कब्जा है। कल जो हालात थे उन्हें देखने के बाद 6000 अमेरिकी सैनिकों को वहां भेजा गया। उसके बाद एयरपोर्ट को खाली कराया गया। अब एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज है और एयरपोर्ट के बाहर तालिबान। और अफगानिस्तान के लोग या तो घरों में कैद हैं या फिर एयरपोर्ट के बाहर, जिसे जहां जगह मिली वो वहां डट गया। मौका मिलते ही वहां से निकलने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कहने में जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। ग्राउंड पर सिचुएशन वैसी नहीं है, जबरदस्त टेंशन है। अब काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे की जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी फौज है। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं और एयरपोर्ट के बाहर तालिबान के फाइटर्स हैं। इनमें एक ही चीज कॉमन है, हथियार दोनों तरफ अमेरिकी है। अमेरिकी सैनिकों के पास तो ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है, दूसरी तरफ तालिबान के पास भी उसी तरह की उतनी ही सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन राइफल्स हैं। ये राइफल्स अमेरिकी फौज ने अफगान की फौज को, उसके सैनिकों को दी थी। अफगानी फौज ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। अब तालिबानी लड़ाके अमेरिका की बंदूकों को अमेरिका के सैनिकों के सीने पर तान कर खड़े हैं। यह हाल तो काबुल के एयरपोर्ट का है। अब मैं आपको काबुल शहर का हाल भी दिखा देता हूं। इस वक्त काबुल में न तो पुलिस है न फौज, सारा कंट्रोल तालिबान के पास है। इसलिए तालिबान के लड़ाके, तालिबान के फाइटर सड़कों पर अलग अलग जगह चेक पोस्ट बनाकर बैठे हुए हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। इन लोगों ने अब सिविलियन से हथियार कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि कानून की हालत काबुल में सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन अभी तक अफगान के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर अफगानिस्तान का झंडा लगा हुआ है। शायद तालिबान की नजर अभी तक झंडे पर पड़ी नहीं। लेकिन काबुल से 80 किलोमीटर दूर
लोगार प्रोविंस में तालिबान का झंडा लग चुका है। चौक चौराहों पर तालिबानियों का पूरा कंट्रोल है और अब यहां मार्केट भी ओपन हो रहा है। लोगों का कहना है कि अभी तो हालात ठीक है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। चारों तरफ डर और खौफ का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज का कब्जा है और फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। इसीलिए भारत सरकार ने सबसे पहले वहां फंसे अपने लोगों को निकालने का ऑपरेशन शुरू किया। एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर पहले से तैयार था। जिन लोगों को लाना था उनकी लिस्ट तैयार थी। उन्हें एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाया जा चुका था, इसलिए किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। बड़े स्मूथ ऑपरेशन से लोग वापस लौटे। कल मैंने आपको काबुल एयरपोर्ट की जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें दिखा था प्लेन में चढ़ने के लिए किस तरह से मारामारी बची थी। कई लोग प्लेन के लैंडिंग गियर पर, कुछ लोग पहियों पर लटके हुए थे, कुछ लोग विंग्स के पास बैठे थे। वो तस्वीरें भी अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदले हुए थे। भारत सरकार ने काबुल में मौजूद इंडियन एम्बेसी के सारे स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन को सुरक्षित वापस बाहर निकाला और इस इवैक्यूएशन की किसी को कानो कान खबर नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों की एम्बेसीज अपने नागरिकों के लिए काबुल में उनके घर से एयरपोर्ट तक सेफ पैसेज, सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड करने में नाकाम हुई, ऐसे वक्त में हमारे जवानों ने अपनी जान पर खेलकर स्टाफ के एक एक मेंबर को, एक एक डिप्लोमेट से कांटेक्ट किया। काबुल एयरपोर्ट के आसपास मौजूद नेटो फोर्सेस ने उनकी मदद की, क्लियरेंस मिला और इस तरह काबुल में हमारे एम्बेसडर समेत करीब 150 लोगों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाया जा सका। लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था और मैं तो कहूँगा कि पिछले 3 दिन में 192 लोगों को जिस तरह 2 फेजेस में लाया गया, बहुत चैलेंजिंग काम था। हर पर डर था, खौफ था, लेकिन इसके लिए प्लान बना, पूरी तैयारी हुई। मैं आपको इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले आपको जामनगर एयरबेस की तस्वीरें दिखा देता हूं। आज दोपहर सबसे पहले इंडियन फोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुजरात के जामनगर में लैंड हुआ। यहां रिफ्यूलिंग की गई। असल में एयरफोर्स का ये एयरक्राफ्ट नॉर्मल एयर रूट से नहीं आया। अफगानिस्तान की सिचुएशन देखते हुए फ्लाइट का पूरा रूट बदला। अफगानिस्तान के आउटर एयर स्पेस से निकलने के बाद C-17 ग्लोब मास्टर ने ईरान और UAE के एयर रूट को फॉलो किया और इसके बाद अरेबियन सी के ऊपर से उड़ान भरकर जामनगर पहुंचा। ये पहला स्टॉपेज था और जैसे ही विमान से इंडियन एम्बेसी का स्टाफ निकला, सिक्योरिटी पर्सनल बाहर निकले तो एयरपोर्ट पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। भारत के नागरिकों को काबुल से बचाकर लाने के ऑपरेशन की कई डिटेल्स मेरे पास में है। पहली बात तो है कि भारत को एम्बेसी बंद करने का फैसला काफी जल्दबाजी में लेना पड़ा। 3 दिन के अंदर इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए पूरा रोड मैप बना। काबुल में मौजूद एक एक डिप्लोमेट को ब्रीफ किया गया। इसके साथ साथ उन लोगों को भी वापस लाया गया जो काबुल में दूसरे सेक्टर्स में काम कर रहे थे, जैसे एयर इंडिया के कर्मचारी, और इसके साथ साथ जो लोग इंडियन एम्बेसी पहुंच गए थे उन्हें भी एयरलिफ्ट किया गया। ये जानकारी सामने आई है कि हिंडन एयरबेस से काबुल के लिए कल जो एयरक्राफ्ट उड़ा उसमें गरुड़ कमांडोज मौजूद थे। ये कमांडो इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा है। ये भी नेवी के मरीन कमांडोज की तरह कॉम्बैट सिनेरियो के लिए पूरी तरह ट्रेंड है। जाते वक्त हमारे प्लेन ने ईरान और पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज नहीं किया। हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि ओमान और पर्शियन गल्फ होते हुए पहले हमारा ग्लोब मास्टर तजाकिस्तान पहुंचा। काबुल में जिस तरह की सिचुएशन थी उसे देखते हुए फैसला हुआ कि पहले प्लेन तजाकिस्तान के आईनी एयरपोर्ट पर रुका रहेगा। जैसे ही नेटो फोर्सेस की तरफ से क्लियरेंस मिली, एयरपोर्ट पर हालात काबू में आए। उसके बाद प्लेन को काबुल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। प्लेन की लैंडिंग के लिए अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से क्लियरेंस मिला। जिस वक्त विमान लैंड होने वाला था उससे कुछ वक्त पहले ही एम्बेसी में मौजूद डिप्लोमेट्स और दूसरे स्टाफ को गाड़ियों में बैठाया गया और फिर इनके लिए एयरपोर्ट पर एक क्लीन रूट तैयार किया गया।
You cannot imagine how great it is to be back home. I tell you, after 2 weeks of very intense work, very complicated situation, having to take decisions and work in conditions that were very unusual, I'm very happy, and I think the whole mission is very happy that it's finally over and that we are back home safely, securely, without any accidents or harm to any of our people. Different wings did different jobs. Some of the jobs I can't even mention, but it all came together and we are finally here, safe and secure in front of you. I know that this whole let's say evacuation program was being monitored at the highest levels on a day-to-day, minute-to-minute basis, and that is how the whole operation was actually conducted. ये अफगानिस्तान में भारत के राजदूत हैं जो डिटेल में बता रहे थे कि कितनी मुश्किल हालात हैं वहां पर, और भारत का अफगानिस्तान से एक गहरा रिश्ता है। काबुल में दूतावास है, इसके अलावा हेरात, कंधार, जलालाबाद और मज़ार शरीफ में कौंसुलेट ऑफिसेज हैं। इन सबको पहले बंद किया गया। कई डिप्लोमेट्स पहले ही इंडिया आ चुके थे, लेकिन सबसे आखिर में काबुल एम्बेसी को भी बंद करने का फैसला हुआ और इसी के बाद ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया और आज इसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन ये बात भी सही है कि इस वक्त कई और इंडियंस हैं जो काबुल में फंसे हुए हैं, लेकिन ये नंबर कितना है इसका अंदाजा अभी एम्बेसी को नहीं है। एम्बेसडर ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान जाने की जानकारी एम्बेसी को डिस्क्लोज नहीं करते, चुपचाप वहां रहने लगते हैं, इसलिए उन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है। लेकिन ये बात सही है कि अब भी कई भारतीय काबुल में और अफगानिस्तान के बाकी इलाकों में फंसे हुए हैं। We are also continually monitoring the situation there because there are still some Indian citizens who are there. That is why Air India will continue to run its commercial services to Kabul. That is, as long as the airport in Kabul functions. The number of Indian nationals, unfortunately, our Indian nationals do not register themselves, okay? Though we keep sending out advisories that, especially in countries like Afghanistan where political situations can change, it is important that Indian citizens register themselves with the Indian embassies so that in times like this, we can extract them. There are some individuals there we know of at least, I would say, I know personally of at least 5 or 6, but there are, the figures are sometimes that are quoted to us is there could be 40 to 50, but that is not something that I will stand by officially because we don't have it as a registered person on our database. अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसके बाद कोई वहां नहीं रुकना चाहता। वहां पर से भारतीय लोग भी परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाकर मुझे भेजे हैं, मदद मांग रहे हैं, और मेरी जानकारी है कि 15 अगस्त तक 1500 लोगों ने भारत वापस आने की मदद मांगी थी, एप्लीकेशन की दी थी। 15 अगस्त के बाद 150 और लोगों ने एम्बेसी को कांटेक्ट किया। कुल मिलाकर 1650 भारतीय लोगों ने भारत लौटने के लिए ऑफिशियली सरकार से संपर्क किया है, लेकिन सरकार को पता है यह नंबर बहुत कम है। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के हजारों लोग रहते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की प्रायोरिटी उन 1650 लोगों को वापस लाने की है जिन्होंने ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है। इन्हें वापस लाने के लिए एयर इंडिया या C-17 ग्लोबमास्टर नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए कतर एयरलाइंस की मदद ली जाएगी। अफगानिस्तान के हालात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल पूरी रात अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के ऑपरेशन में लगे थे। अफसरों के साथ लगातार बात हो रही थी। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के क्राइसिस पर विचार करने के लिए हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, NSC अजीत डोभाल के अलावा
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी और इसके अलावा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी इस मीटिंग में शामिल हुए। हमारा C-17 ग्लोब मास्टर तो काबुल से हिंदुस्तानी लोगों को लेकर वापस आ गया, लेकिन एक और बात आपको बता दूं, काबुल एयरपोर्ट से एक नहीं 2 C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन से उड़ान भरी। एक इंडियन एयरफोर्स का था और दूसरा अमेरिका की एयरफोर्स का। इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं। अब जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी। हमारे प्लेन में लोग अच्छी तरह बैठे थे, प्लानिंग के साथ ऑपरेशन हुआ था, लेकिन यह तस्वीर अमेरिकी एयरफोर्स के प्लेन की है जिसमें लोगों को भेड़ बकरियों की तरह भर दिया गया। हमारे ग्लोब मास्टर में 148 लोग आए, लेकिन उसी साइज के जहाज में अमेरिकी की फोर्स ने 640 लोगों को भरा। और यह मैं मानता हूं कि मजबूरी में किया गया होगा, लेकिन सोचिए अमेरिकी फौज की कैसी मजबूरी रही होगी। जो लोग अमेरिकी एयरफोर्स के प्लेन में बैठे हैं वो अमेरिकन नहीं है, ये सब अफगानी हैं। अमेरिका इन लोगों को इसलिए ले जा रहा है क्योंकि अगर इन लोगों को यहां छोड़ दिया गया तो तालिबान इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक वक्त में अमेरिका के मददगार रहे हैं। ये लोग अमेरिका की मदद के लिए इसलिए तैयार हुए थे क्योंकि अमेरिका ने सुरक्षा देने और यहां से अमेरिका ले जाने का वादा किया था। मैंने कल ही आपको बताया था कि अमेरिका को ही इस बात की खबर नहीं थी कि तालिबान इतनी जल्दी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, इसलिए अमेरिका को मौका ही नहीं मिला। और हैरानी की बात है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट इन अफगानिस्तानी के लोगों को लेकर अमेरिका नहीं गया, अफगानिस्तान के लोगों को कतर ड्रॉप किया गया। फिलहाल सिर्फ 640 अफगानियों को यहां से निकाला गया है, लेकिन अमेरिका की मदद करने वाले हजारों की तादाद में है। अमेरिका के जो मददगार अफगानी यहां रह गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी को खतरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए हालात और भी मुश्किल है। सबको हैरानी इस बात पर है कि खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका, खुद को दुनिया की सबसे ट्रेंड, मॉडर्न और वेल इक्विप्ड आर्मी कहने वाली अमेरिकी फौज और खुद को दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी होने का दावा करने वाली CIA रेगिस्तान में रहने वाले अनट्रेंड और लूट के हथियारों से काम चलाने वाले तालिबानियों के सामने चकमा खा गई, उनसे हार गई। अफगानिस्तान में जो हालात है उसके लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह चुपचाप अपनी फौज को वापस बुलाया, जिस तरह अफगानिस्तान की जनता को बेसहारा छोड़ दिया, उससे अमेरिका के लोग भी नाराज हैं। इस बात का एहसास जो बाइडेन को भी है। आज उन्होंने ये बात कबूल भी की, लेकिन अपनी सफाई में बहुत सारे तर्क पेश किए, तरह तरह की बातें की। जो बाइडेन ने कहा कि हां, उन्होंने जल्दबाजी में अमेरिकी फौज को वापस बुलाने का फैसला किया। यह भी सही है कि अफगानिस्तान के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह भी कहा कि अब अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसके लिए अफगानिस्तान की फौज, अफगानिस्तान के नेता, वहां की जनता जिम्मेदार है, क्योंकि वहां के नेता देश छोड़कर भाग गए और अफगानिस्तान की फौज ने बिना लड़े हथियार डाल दिए। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something that Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. What we could not provide them was the will to fight for that future. बाइडेन कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो हुआ
जो हो रहा है उसके लिए अफगानिस्तान ही जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने का भरोसा दिया था, वहां जमहूरियत लाने का भरोसा दिया था, खुशहाली लाने का भरोसा दिया था। अमेरिका ने 20 साल तक अपने सैनिकों को वहां रखा और अचानक अफगानियों को बेसहारा छोड़कर वापस निकल गए। यह बात अमेरिका के लोगों को भी हजम नहीं हो रही। इसलिए आज जो बाइडेन ने कहा, उन्होंने जो फैसला किया पूरी तरह सोच समझ कर किया। उन्होंने अमेरिका के लोगों को बताया कि अफगानिस्तान में कई साल तक लड़ाई चलती, तब भी यही हालात रहते। अमेरिका की फौज वहां उन लोगों को सजा देने गई थी जिन्होंने अमेरिका में ट्विन टावर पर अटैक किया था। यह काम पूरा हो गया, इसलिए अमेरिका की फौज को वापस बुलाया। अब वहां और पैसा खर्च करना, अमेरिकी सैनिकों की जिंदगी को खतरे में डालना, इसके बजाय वहां से भागना ही बेहतर था। और उन्होंने वही किया जो बाइडेन ने कहा। अब जिसे जो कहना है कहता रहे। Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. The events we're seeing now are sadly proof that no amount of military force would ever deliver a stable, united, secure Afghanistan, as known in history as the graveyard of empires. We have to be honest. Our mission in Afghanistan is taking many missteps, made many missteps over the past 2 decades. I will not pass this responsibility on to a 5th president. I am President of the United States of America, and the buck stops with me. I know my decision will be criticized, but I would rather take all that criticism than pass this decision on to another President of the United States, yet another one, a 5th one. अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। सब कह रहे हैं अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है। अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट्स ने अरबों डॉलर खर्च किए, 2500 से ज्यादा सैनिकों की कुर्बानी दी, 20 साल तक लगे रहे और अफगानिस्तान को तालिबान से ले लिया और फिर तालिबान को ही सौंप कर चले गए। मैंने अमेरिका के उन आर्मी अफसरों की बात सुनी है जो एक वक्त पर अफगानिस्तान में तैनात थे। आज वो अपने प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बहुत अपसेट हैं। रिटायर्ड यूएस आर्मी मेजर रिचर्ड ओजेंडो, वो कहते हैं कि अमेरिका ने 20 साल तक अफगान की आर्मी को ट्रेन किया, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए $2 ट्रिलियन खर्च किए। फिर यह आर्मी एक हफ्ते में कैसे हार गई? मेजर रिचर्ड कहते हैं इसका जवाब यह है कि उनकी रियल ट्रेनिंग नहीं हुई थी। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट्स ने जमकर कमाई की, प्रॉफिट बनाया। उन्होंने कहा वो स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है वो सब लोग जो अफगानिस्तान में कई साल रहे हैं वो सब शॉक्ड है। अमेरिका ने यह क्या किया? अमेरिका में अफगानिस्तान को लेकर एक संस्था बनी है, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। इसके को फाउंडर की बात मैंने सुनी। उन्होंने कहा जब से जो बाइडेन की सरकार बनी है उसे बार बार बताया गया कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है और हमें अपने लोगों को वहां से निकालने का प्लान बनाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लेकर हैरत में हूं कि प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं कि वहां से सिर्फ 2000 लोगों को निकालना है। असल में इस फाउंडेशन ने 86,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका को सपोर्ट किया था। इस रिटायर्ड अफसर ने बताया कि 14,000 लोगों की लिस्ट तो सिर्फ उनके पास है। ये वो लोग हैं जिनसे अमेरिकी फौज के अफसरों ने वादा किया था कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आपका साथ देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बचाएंगे। अब अमेरिकन फौज के रिटायर्ड अफसर कहते हैं अगर हमने इन लोगों की मदद नहीं की, उन्हें बाहर नहीं निकाला, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, तो भविष्य में अमेरिका का भरोसा कौन करेगा? ये बातें कहने वाले, ये सवाल उठाने वाले वो अफसर हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में कई बरस तक काम किया है, अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ी है। वो कहते हैं कि जो बाइडेन का अफगानिस्तान की आर्मी को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि न तो इस आर्मी की ठीक से ट्रेनिंग हुई,
उन्हें तो कई कई महीने से सैलरी नहीं मिली थी, उनके पास एम्युनिशन नहीं है, उनके पास इंजीनियरिंग सपोर्ट नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने फाइट नहीं की? वो तो फाइट करने लायक ही नहीं थे। कुल मिलाकर अमेरिका की ज्यादातर आर्मी अफसर जिन्होंने 20 साल के दौरान अफगानिस्तान में काम किया है, जो बाइडेन की बातों से दुखी हैं। वो कहते हैं कि तालिबान आज के जमाने का नाजी वर्जन है और एक एक आदमी जिसका सिर तालिबान काटेगा, जिससे तालिबान टॉर्चर करेगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। जरा सोचिए, जिस तालिबान से अमेरिका ने हार मान ली, जिस तालिबान के सामने अफगानिस्तान की फौज ने बिना लड़े हथियार डाल दिए, उस तालिबान से अफगानिस्तान की महिलाएं मोर्चा ले रही हैं। उनके हाथ में रॉकेट लॉन्चर नहीं है, मशीन गन नहीं है, कोई बम नहीं है, लेकिन आज काबुल की इन महिलाओं ने तालिबान के फाइटर्स की आंखों में आंखें डालकर कहा, न भागेंगे न झुकेंगे, मारना है तो मार डालो, लेकिन आजाद थे और आजाद ही रहेंगे। ये तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन तालिबानियों से बचने के लिए अफगानिस्तान में फंसे लोग भाग रहे हैं, जो तालिबानी लोगों को गोली मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते, उन तालिबानियों के सामने आज काबुल में विरोध प्रदर्शन हुआ और ये प्रोटेस्ट महिलाओं ने किया। कुल मिलाकर 7 महिलाओं का ग्रुप अचानक सड़क पर निकला और इन औरतों ने अपने हक की बात की। इन महिलाओं के हाथों में लिखे हुए पैम्फलेट थे जिसमें महिलाओं के हक की बात लिखी थी। इन अफगानी महिलाओं का कहना था उन्हें भी सरकार में शामिल होने का हक है, वो हक उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें भी सियासत और इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। जरा सोचिए, काबुल के वजीर अहमद खान इलाके में ये महिलाएं नारेबाजी कर रही थी, उनके सामने हथियारों से लैस तालिबान के फाइटर्स थे, लेकिन ये महिलाएं डरी नहीं। हथियारबंद लोगों ने उन्हें वहां से जाने को कहा, लेकिन प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं ने नारेबाजी जारी रखी और ये वाकई में अफगानी महिलाओं के हौसले और उनकी हिम्मत की जीती जागती मिसाल है और ये तस्वीरें जो बाइडेन को जरूर देखनी चाहिए। तालिबानी कमांडर भी ये बात समझ चुके हैं कि अब हालात बदल चुके हैं। अब सिर्फ बंदूक से बात नहीं बनेगी, अब आवाम को साथ लेकर चलना होगा। 20 साल पहले वाला अफगानिस्तान अलग था, आज का अफगानिस्तान अलग है। अब वह महिलाएं भी अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना चाहती हैं। इसलिए जब तालिबान के फाइटर्स के सामने महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, उस वक्त तालिबान के फाइटर्स खामोश खड़े रहे, क्योंकि तालिबान अपनी इमेज को मेकओवर करने की कोशिश में लगा है। तालिबान अब यह दिखाना चाहता है कि वो बदल गया है, खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए वो अब काबुल में रहने वाले लोगों से, सरकारी कामकाज संभालने वाले अफसरों से काम पर लौटने की अपील कर रहा है। तालिबान ने आज कहा कि वो सबको जनरल एमनेस्टी देगा, यानी माफी दे देगा, किसी को कुछ नहीं कहेगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, लोग पहले की तरह दफ्तर जाएं, कामकाज संभालें। अब से थोड़ी देर पहले तालिबान के एक स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान की तरफ से कहा कि महिलाएं भी काम कर सकेंगी, महिलाओं को भी काम करने की आजादी है, लेकिन इसके साथ आज एक क्लॉज लगा दिया। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि महिलाएं वही काम कर सकेंगी जो इस्लाम में जायज है और काम पर जाते वक्त महिलाओं को शरिया के दायरे में रहना होगा। The issue of women is very important. The Islamic Emirate is committed to the rights of women within the framework of Sharia. Our sisters, our women have the same rights, will be able to benefit from their rights. They can have activities in different sectors and different areas on the basis of our rules and regulations, educational, health, and other areas. They are going to be working with us, shoulder to shoulder with us. The international community, if they have concerns, we would like to assure
assure them that there's not going to be any discrimination against women, but of course within the frameworks that we have. Our women are Muslim. They will also be happy to be living within our frameworks of Sharia. ये तालिबान के स्पोक्स पर्सन है जबीउल्लाह मुजाहिद। इन्होंने कहा कि तालिबान की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तालिबान किसी भी तरह का युद्ध या खून खराबा नहीं चाहता, जंग नहीं चाहता, इसलिए तालिबान के अमीर ने सबको माफ़ कर दिया है, सब लोग नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटे हैं। तालिबान ने यह भी दावा किया कि वो शांति से रहना चाहते हैं, न देश के अंदर और न देश के बाहर कोई दुश्मन पैदा करना चाहते हैं। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि जितने भी फॉरेन एम्बेसीज हैं उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, महफूज रहेंगे। We don't want to repeat any conflict, any war again, and we want to do away with the factors for conflict. Therefore, the Islamic Emirate does not have any kind of hostility or animosity with anybody. Animosities have come to an end, and we would like to live peacefully. We don't want any internal enemies and any external enemies. Undoubtedly, we are at a very historical stage. As the forces of the Islamic Emirate entered Kabul, and now this great development that has unfolded. We have not had any casualties. Very crucial, of crucial importance for us, and we would like to assure that the areas where there are the embassies, there will be complete security. अपनी बात को सही साबित करने के लिए तालिबान ने काबुल में एक न्यूज़ चैनल के दफ्तर को खुलवाया और चैनल में काम करने वाली महिलाओं को, लड़कियों को पहले की तरह ऑफिस आने का ऑर्डर दिया। इसके बाद न्यूज़ चैनल में लड़कियां न्यूज़ एंकरिंग और रिपोर्टिंग करती हुई नजर आई। अफगानिस्तान के एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल में तो एंकर ने तालिबान के प्रवक्ता का इंटरव्यू भी लिया। काफी लंबी बातचीत थी और इस पूरे इंटरव्यू को अनकट चलाया गया। लेकिन आज तालिबान की तरफ से कह दिया गया, जहां तक मीडिया की बात है, मीडिया अपना काम कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। तालिबान ने कहा कि मीडिया में इस्लामिक वैल्यूज को ध्यान में रखकर खबर चलेगी और तालिबान के खिलाफ तो कोई भी खबर नहीं चलाई जाएगी। यानी अफगानिस्तान में मीडिया पर भी तालिबान का पूरा कंट्रोल रहेगा। अब सवाल है, क्या तालिबान वाकई में बदल गया है? क्या वाकई में अब अफगानिस्तान में महिलाओं को उनके हक मिल जाएंगे? क्या महिलाएं पहले की तरह बिना बुर्के के बाहर निकल सकेंगी? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा होगा इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि तालिबान के कमांडर चैनल पर बैठकर कुछ भी कहें, ग्राउंड पर तालिबान फाइटर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके सबूत मेरे पास हैं। आज काबुल में तालिबान के लड़ाके महिलाओं के पोस्टर्स पर काले पोते नजर आए। अब तालिबान के नेता इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? आज हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने गुजरात में पढ़ने वाली काबुल की कुछ स्टूडेंट से बात की। इनकी बात सुनेंगे तो अंदाजा होगा कि इस वक्त काबुल में लोग कितने खौफ में हैं। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि तालिबान भरोसे के काबिल नहीं है और उसकी करनी और कथनी में काफी फर्क है। तालिबान औरतों को, लड़कियों को कैद करना चाहता है। बराबरी का हक तो दूर की बात, वो लड़कियों को गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं समझता। क्या होगा, वो फ्रीडम नहीं है वहाँ अभी, वोमेंस के लिए राइट्स नहीं है। जो राइट पहले थी अभी नहीं है। अभी सब घर में है, सब सारे जो लड़कियां हैं वो घर पे है। उन्होंने यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना है, स्कूल, सब जगह, हॉस्पिटल्स, सब जगह बंद है। हमको क्या पता कि कल क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, हमको कुछ भी पता नहीं। क्योंकि ऐसे तालिबान से बोलती है कि हम 12 इयर्स के लड़कियों के साथ शादी करेंगे। तो मेरे तो 3 बहन है, छोटा है, तो हम डरती है कि कल क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा। वो लोग खाली बोलती है कि हम नहीं करेंगे, पर हमको देखती है, हाँ, हमको यकीन नहीं है, बिल्कुल वो लोग गलत बोलती है और नहीं करेंगे ये सब। My brothers and sisters, they can go for doing job.
They scared they can't go out from home. सबसे ज़्यादा दुख हमें यही है, जो ड्रीम्स लड़कियां अफगानिस्तान में लेकर चल रही थी, अभी वो ड्रीम्स कोई देख भी नहीं सकता है। उस ड्रीम्स को पूरा करने की तो बात ही नहीं है। वो अभी कोई लड़की ड्रीम देखेगा भी नहीं अफगानिस्तान में, उनको हक ही नहीं है ड्रीम देखने का, कुछ करने का, कुछ पाने का, क्योंकि तालिबान लड़कियों को घर से निकलने नहीं दे रहा है। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है उनके लिए। पहले वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आज कि मैंने फॉरेन कंट्री में आकर पढ़ाई की है, ये तो उनको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए। तो अगर वो लोग मुझे मार नहीं डालेंगे तो एटलीस्ट घर में बिठा के दिन भर ईच मोमेंट मार देंगे, मेंटली मार देंगे। It's really hurt me because they were happy. And it's not about Muslim country. It's just because of human being. Do you know what is our big concern? The big concern is most of the countries are accepting this Taliban. This is our big concern. अफगानिस्तान की इन लड़कियों की चिंता जायज़ है, क्योंकि इन बच्चियों ने तालिबान के जुल्मों की जो दास्तान सुनी है, उसके बाद तो कोई भी डर जाएगा, खौफजदा हो जाएगा। जो अफगानी लोग भारत में हैं वो भी टेंशन में हैं, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में फंसे अपने परिवार वालों की चिंता है, दोस्तों की फिक्र है। दिल्ली में सैकड़ों अफगानी लोग रहते हैं, इन सब के चेहरे पर तालिबान का खौफ दिखाई दे रहा है। रजा उन खुशनसीब लोगों में है जो अफगानिस्तान से भारत पहुंच पाने में कामयाब रहे। काबुल पर तालिबान के कब्जे से चंद घंटे पहले रजा दिल्ली पहुंच गए थे। उनके दिल्ली पहुंचने के बाद काबुल पर तालिबान ने कंट्रोल कर लिया। अब रजा तो दिल्ली के लाजपत नगर में अब तो दोस्तों के साथ हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार काबुल में फंसा हुआ है। रजा ने बताया कि इस वक्त उनके परिवार के लोग डरे हुए हैं, टेंशन में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि उन्होंने तालिबान का वो पुराना वक्त देखा है जब तालिबान ने लोगों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी। 2 दिन पहले आ गया काबुल से इंडिया में। वहाँ जब मैं आ गया वजह ठीक था। जब आप आए तब तक स्थिति ठीक थी? ठीक थी, सब कुछ ठीक था। तो आम काबुल शहरी को लग रहा था कि इतनी जल्दी हथियार डाल देगी अफगानी सेना? ये इट इज समथिंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। नो वन एक्सपेक्टेड सच अ सिचुएशन। नो। और आपके घर परिवार अभी भी अफगानिस्तान में फंसा हुआ है? वो अभी भी अफगानिस्तान में है। कौन कौन है अफगानिस्तान में? मैं सब फैमिली अफगानिस्तान में, एक मैं यहाँ वो अकेले सारे अफगानिस्तान। तो फोन पे बात हुई आपकी? हुई। क्या स्थिति है, क्या जमीन पे हालात हैं, क्या बता रहे हैं वो, किस तरह का खौफ है? उन्होंने खौफ है, वो घर से नहीं बार नहीं निकले, कोई नहीं निकला। इसके मुझे पता है कि डर लगता है, घर से बाहर नहीं निकला है, निकल नहीं पा रहे। अच्छा, एक स्थिति ये है कि नहीं है कि हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है। रजा अकेले नहीं है जिन्हें तालिबान का खौफ सता रहा है। हफीजुल्लाह की फैमिली परेशान है, क्योंकि उनके परिवार के लोग इस वक्त काबुल में हैं। उनके भाई, भाभी और 4 बच्चे काबुल में फंसे हुए हैं। इन लोगों को अपने देश के नेताओं और फौजियों पर बहुत गुस्सा है। हफीजुल्लाह ने कहा कि काबुल में किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अफगान फोर्स तालिबान के सामने इस तरह से सरेंडर कर देगी। हफीजुल्लाह इस संकट के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी जिम्मेदार मानते हैं। हमारे देश में 50 साल से लड़ रहे हैं, 50 साल से तालिबान आ रहे हैं। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कब लेगा, कब क्यों नहीं लेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ही भाग गए हुए हैं। अगर यहाँ पे हालात खराब हो, 1 किलो ऑयल 50 रुपए में हो, 5000 में पहुंच जाए, और आपकी सैलरी 20,000 है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो उस हालात में? कितने दिन भूखे रहोगे? भीख मांगने में आ जाएंगे बंदे। हमारे हालात भी वैसे ही हो रहे हैं। जो 1 किलो आटा था अब 1000 में पहुंच गया है। ना काम है ना धंधा है, सारे घर में फंसे हुए। जितने भी सेविंग है वो तो खा लेंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं? यही हालात है हमारे देश के, सारे फंसे हुए। तो क्या लोग निकल पा रहे हैं? भाई लोग ही नहीं निकल पा रहे, क्योंकि अगर तालिबान कुछ भी ना करे, सिर्फ उनके दहशत से डर रहे सारे। वो तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको अपना गवर्नमेंट चाहिए। आप यहाँ पे हो, आपको भरोसा है कि आपके साथ क्या हो सकता है? भरोसा है। क्या हो सकता है, ये भरोसा है आपको? हाँ। हमारे देश में नहीं, क्योंकि हालत खराब है। घर से निकलेंगे भाई, देखो शॉप से जितने भी, वो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, हिजाब लगाओ, बुर्खा पहनो। हम पहन लेंगे, लेकिन
छोड़ दो, हमें अपने हालात में छोड़ दो भाई। हमको ना 3 रंग के झंडे चाहिए, जो हमारा झंडा था वो भी हमें नहीं चाहिए। ये झंडा जो ये लगा रहे ये भी हमें नहीं चाहिए। तालिबान तुम्हें बैठना है, तुम बैठ जाओ। अगर हमारी गवर्नमेंट को बिठाना है उनको बिठाओ, या किसी समझो इंडियन को लाओ, चाइनीज को लाओ, इसको जिसको भी लाना है लाओ भाई, बिठाओ, कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ हमें जीने दो, सिर्फ हमें जीने दो। सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के ज्यादातर लोग इलाज के लिए, पढ़ने के लिए भारत आते थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से लोग सिर्फ जान बचाने के लिए भारत आ रहे हैं। मोहम्मद जाहिर रोजगार के सिलसिले में आए थे, अब वापस नहीं जाना चाहते। अफगानिस्तान के जो हालात हैं उन्हें देखकर वहां के लोगों का डर, दहशत और दर्द देखकर रोने लगते हैं। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा से मोहम्मद जाहिर ने कहा, मुल्क तो मां होती है, मां दर्द में हो तो कौन बच्चा नहीं रोएगा, किसको मां का दर्द महसूस नहीं होगा। अफगानिस्तान में पहले अच्छा था, अभी बहुत खराब, अभी खराब हो गया। अभी आप फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं? फैमिली के साथ। किसी रिश्तेदार से, किसी से बात होती है क्या वहाँ पर हो रहा है? बहुत खराब हालत है, बहुत खराब हालत है अभी बहुत खराब है। अभी पता नहीं कैसे होगा, अभी पता नहीं कैसे होगा। अल्लाह ताला खैर करे। अभी आप लोग को चिंता हो रही है अपने मुल्क की? क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं, मुल्क तो माँ है, माँ का चिंता कैसा नहीं होगा। अच्छा, जब पहले 20 साल पहले जो सिचुएशन थी, आप ठीक है? राइट, बताइए क्या हुआ? आप लोगों को चिंता हो रही है वहाँ पर लोगों की? बहुत। वहाँ किसी से बात हुई आपकी, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से? क्या कह रहे हैं वो लोग? अभी हालत खराब है, अभी पहले के जैसा नहीं है। अभी आप देखता है सब बेगुनाह लोग घर छोड़कर सड़क पर बैठता है। स्कूल का पता नहीं, बच्चों का फ्यूचर का बहुत चिंता है। अफगानिस्तान के हालात देखकर कुछ लोग कहने लगे हैं कि भारत को तालिबान से बात करनी चाहिए, वो बदल गए हैं। मुझे लगता है ये बड़ी गलतफहमी है, ये तालिबान का दिखावा है। तालिबान की तो बुनियादी कट्टरपंथ है, दहशतगर्दी है, उनकी फितरत है बंदूक चलाना, हत्या करना और बंदूक और हत्या के दम पर राज करना। यहीं से अल कायदा पैदा हुआ था, जिसने 9/11 को अंजाम दिया था। यहीं से ISIS को सपोर्ट मिला था। तालिबान ने ही अफगानी महिलाओं की आजादी छीनी थी, अफगानिस्तान में कत्लेआम किया था। इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि अब तालिबान बदल गया है। स्पोक्स पर्सन की बयानबाजी और इंटरव्यू में यह कहना कि तालिबान अब पहले जैसा नहीं रहा, यकीन करने लायक नहीं है। आज मैंने तस्वीरें देखी हैं, काबुल में एयरपोर्ट की दीवार फांद रहे एक शख्स को तालिबानियों ने कैसे गोली मार दी। यह तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। आज खबर आई कि तालिबान ने अफगानिस्तान की जेलों में बंद 2300-2300 खूंखार दहशतगर्दों को रिहा कर दिया है। इनमें अल कायदा और ISIS के आतंकी भी हैं। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि तालिबान ने अफगानिस्तान की नौजवान लड़कियों को पकड़ पकड़कर उनकी शादियां अपने लड़ाकों से करवाना शुरू कर दिया है। ऐसी लड़कियों को एक एक इलाके में आइडेंटिफाई किया है। पिछले 3 दिन में हमने यह भी देखा है कि जिन अफगानी सोल्जर्स ने सरेंडर नहीं किया, उन्हें गोलियों से उड़ा दिया गया। अफगानिस्तान से इतनी बड़ी संख्या में लोग डरकर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने तालिबान का खौफ देखा है या उसकी कहानियां सुनी है, जहां आजादी छीन ली जाती है, महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, वो बगैर घर के किसी मेल मेंबर को साथ लिए बाहर नहीं निकल सकती थी, पुरुषों को दाढ़ी रखना जरूरी था, लोगों को सरेआम चौराहों पर पत्थर से मार मार कर उनकी जान ले ली जाती थी। यह सजा देने का तरीका था। यह सब आज भी अफगानिस्तान के लोगों को याद है। जो लोग कहते हैं कि तालिबान बदल गया है, उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं है। तालिबान न बदला है, न बदल सकता है। तालिबान के चेहरे के पीछे एक दकियानूसी और कट्टरपंथी सोच है। इसकी जड़ों में दहशतगर्दी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तालिबान की किसी भी बात पर भरोसा किया जा सकता है।
और यही वजह है कि अफगानिस्तान में फंसे लोग गुहार लगा रहे हैं। अफगानिस्तान में सिख समाज के लोग भी गुरुद्वारों में शरण लिए हुए हैं। उनकी बात मैं आपको सुनवाऊंगा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या प्लान बना रहे हैं, इसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत सरकार ने एक अच्छा फैसला किया है। अफगानिस्तान में रह रहे अफगानी लोगों की भी मदद की जाएगी। अफगानिस्तान के जो लोग वहां से बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें भी सहारा देंगे। लेकिन भारत सरकार सबसे पहले अफगानिस्तान में रहने वाले वहां फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालेगी। जिन लोगों ने मदद मांगी है उनके साथ साथ उन भारतीय लोगों को भी कांटेक्ट किया जाएगा जो अफगानिस्तान में हैं, लेकिन उन्होंने वापस आने के लिए एम्बेसी से संपर्क नहीं किया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि अफगानिस्तान के ताजा हालात को देखते हुए वहां पर सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा न सिर्फ भारतीय नागरिकों को वापस लाना है, बल्कि इसके साथ साथ अफगानिस्तान के वो हिंदू और सिख नागरिक जो भारत आना चाहते हैं उन्हें भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के नागरिकों को भी भरोसा दिलाया जो भी अफगानी नागरिक भारत आना चाहता है उसे भी भारत सरकार हर संभव मदद करेगी। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के इस फैसले से अफगानिस्तान के गुरुद्वारों में शरण लिए हुए उन सिख भाइयों को भी राहत मिलेगी जो अफगानिस्तान में बस चुके हैं, अफगानिस्तान के नागरिक हैं। आज अफगानिस्तान में फंसे बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियोस भेजे हैं, मदद मांगी है, उनकी बात सरकार तक पहुंचाने की अपील की थी। एक वीडियो आपको दिखाता हूं। यह वीडियो काबुल एयरपोर्ट के अंदर का है। वीडियो में कुछ भारतीय नागरिक दिखाई दे रहे हैं। ये लोग किसी तरह काबुल एयरपोर्ट तक तो पहुंच गए। वहां 22 घंटे तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन फ्लाइट्स बंद हो गई थी। हालात को देखते हुए एयरपोर्ट पर आर्मी के जहाजों की लैंडिंग भी नहीं हो रही थी। इसलिए ये लोग मायूस होकर एयरपोर्ट से वापस भागे, क्योंकि वहां भी तालिबानी घूम रहे थे। ये लोग किसी से भी अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई था ही नहीं। लोग कहते हैं कि वो अपने फोन कर करके थक गए, लेकिन एम्बेसी में किसी ने फोन नहीं उठाया, फ्लाइट का कुछ अता पता नहीं। वैसे कोई हेल्प नहीं कर रही है, कोई नहीं सुनने वाला है। अब पता नहीं शाम को क्या होगा। कोई फोन नहीं उठा रहा है, फ्लाइट का कुछ अता पता नहीं है। इस वक्त काबुल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, न पुलिस वाले न सिक्योरिटी पर्सनल है। एयरपोर्ट के आसपास भी तालिबानी फाइटर्स हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं। एयरपोर्ट में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने का भी डर है। बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। 12:30 बजे का टाइम दिया था, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और 4 लाख लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। जो लोग एयरपोर्ट पर बैठे थे उन्होंने वीडियो भेजा। काबुल के गुरुद्वारों में फंसे सिख भाइयों ने भी वीडियो बनाकर भेजे हैं। उनकी बात मैं आपको सुनवाऊंगा एक ब्रेक के बाद। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से सबसे ज्यादा मुसीबत में अब वहां रहने वाले हिंदू और सिख, क्योंकि तालिबान शरिया लागू करेगा। इसलिए हजारों सिखों ने अपने अपने इलाकों के गुरुद्वारों में शरण ले ली है। ये लोग भी भारत से मदद मांग रहे हैं। काबुल के एक गुरुद्वारे में छुपे 285 सिख और हिंदुओं ने भारत सरकार से अपने आप को बचाने की अपील की है। गुरुद्वारे के अंदर से इन लोगों ने जान बचाने के लिए एक वीडियो भेजा और यह वीडियो देखकर आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ का आलम क्या है। प्यारी साध संगत जी, अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इत्थे 285 सिख हिंदू साडे वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ। तुसीं भली बात जानते हो कि 3-4 दिन तो तालिबान काबुल आ गए हैं ते बाहर हालात बहुत नाजुक हैं। साडे कोल आए भी सन उन्हें ते हालात बहुत खराब हैं। असीं बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कैनेडा सिखां नूं बेनती है कि सानू इधरों कैनेडा या अमेरिका कढ़िया जाए। अगों की हो सकता है, अगों की हो सकता है, कोई पता नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। जेड़े तुसी एयरपोर्ट की वीडियो देख रहे हो कि
ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। जो लोग गुरुद्वारों में छुपे हैं वो अफगानिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबका अपना अपना कारोबार है। अफगानिस्तान में घर, मकान, दुकान सब कुछ है, लेकिन तालिबान का कब्जा होने के बाद सब छूट गया और जान पर बनाई। ये अच्छी बात है कि सरकार ने इन लोगों को भी मदद का भरोसा दिया है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज काबुल से कुल 192 भारतीयों को वापस लाया गया और हमने देखा कि ये काम कितना मुश्किल है। लेकिन भारत के लोग तो अफगानिस्तान के हर शहर में हैं, हर कस्बे में हैं, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने में बहुत मदद की। भारत के 400 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में करीब 21,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इन कामों के लिए हजारों इंजीनियर और वर्कर्स वहां पर हैं। तो सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना जरूरी है, उन्हें सेफ्टी देना जरूरी है, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में बसे हिंदू और सिखों को बचाना है। ये बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।